बनाइए भारत को ग्रेट इस चैनल के साथ। ने एक पूरा एयरप्लेन रेस्क्यू किया था जिसमें ट्रैफिकिंग हो रही थी सेक्स वर्कर्स की, जो शायद नेपाल जा रहा था, और एक ट्रेन भी थी। तो ये क्या कहानी है, ये आप प्लीज़ लोगों को बताइए सर। तो मैंने HIV में काम शुरू करने के पहले रेड लाइट एरिया में काम मैंने शुरू कर दिया था 1982 से। और पहली लड़की मैंने जो रेस्क्यू की थी उसका नाम तुलासा, वो भी नेपाली थी। सर एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से इसके लिए रोक रहा हूँ। हाँ, रेस्क्यू किया था, इसका क्या मतलब होता है, आपको ये पहले बताना हाँ है। बताता हूँ कि जो तुलासा नाम की लड़की थी वो 13 साल की थी। वो जेजे अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिट हुई थी और उसको वोमिटिंग होती थी। तो हमारा जो एक कलीग था जिसका नाम दामोदर मंगानी डॉक्टर, वो भी हमारे कैंप में आता था। तो बोला यार ईश्वर, ये जो मैंने लड़की देखा ना वो मैचिंग उधर की अपन ने देखे वैसी ही दिख रही नेपाली, और इसको दिमाग में कुछ टीबी है, तो तू देखेगा क्या उसको। तो मैं जाके देखा उसको और थोड़ा मैंने बात किया तो पता चला कि वो सेक्स वर्क में थी। 13 साल की लड़की सेक्स वर्क में, कितने साल से हो? 1.5 साल से। तो पहले सेक्स वर्कर, पहले कोई उसका माने वाला आना हुआ अंकल या फादर का फ्रेंड नेपाल से लाके बेच दिया 5,000 रुपये में। उसने दूसरे को बेचा 7,000 में। 2-3 महीने के बाद उसने तीसरे को बेचा 7,500 में। और ये जब बीमार हो गई तो उसको लाके जेजे हॉस्पिटल में रख दिया। तो मैंने उसको दूसरे दिन स्किन डिपार्टमेंट में बुलाया, उसके 2-3 एग्जामिनेशन की। पता चला कि उसको STD भी है, गनोरिया भी, जो STD है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है। तो उसको 3 प्रकार का STD और 3 प्रकार का TB। तो ऐसे लड़की, फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की। जब जूलियो रिबेरो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, तो जूलियो रिबेरो को उन्होंने कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो रेड लाइट में काफ़ी रेड हुए, फिर उन्होंने बहुत सारी जो छोटे छोटे लड़कियां था उनको रेस्क्यू किया। तो दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू, कि वो लड़की को वहाँ से रेड लाइट में जो फंसी है उसको निकाल कर उसके माँ बाप के पास भेज देना। लेकिन माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये 1996 की बात है कि जब हमारा एक सर्वे था, वो सर्वे में पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी लड़कियाँ हैं। तो एक बहुत अच्छा पत्रकार हुआ करता था जिसका नाम जे डे, उसका मर्डर हुआ था बाद में। तो उसकी मेरी अच्छी दोस्ती थी और वो हफ्ते में 2 बार ऐसे आता था। तो जो भी बोलता था वो खट बोल के दूसरे दिन पेपर में आता था। तो उसने वो पेपर में डाल दिया कि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ, 15% ऑफ द गर्ल्स इन रेड लाइट एरिया आर माइनर गर्ल्स। और वो जब पेपर में आ गया तो एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको पेपर कटिंग को सुओ मोटो रिट पिटिशन बना लिया और बोला कि ये डॉक्टर कौन है, डॉक्टर गिलाडा, उसको बुलाओ, ये कौन है, इसको बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और उसका जब उनको सबको बुरा लगा कि ये कैसा हो रहा है ना हमारे देश में। हम एक तरफ बोलते हैं कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव सिटी है, मुंबई प्रोग्रेसिव सिटी है। तो रेड लाइट में रेड हुए, फिर लगभग 470 लड़कियां वहाँ से उठाई जो 18 साल की नीचे थी, जो इलीगल है हर ढंग से। उसमें नेपाल की थी, उसमें तमिलनाडु की थी, आंध्रा की थी। फिर अलग अलग रेस्क्यू होम में उनको रखा। तो वहाँ रखने के बाद में फिर माँ बाप लेने को तैयार नहीं, उनकी काउंसलिंग करो, उनका ट्रीटमेंट करो, चेक करो। तो रोजाना जाने का 150 लड़की को चेक करना, कोई किसको सिफिलिस है, किसको कुछ है बीमारी का, कोई HIV पॉजिटिव है। तो एक बहुत सारी लड़कियां नेपाल की थी, तो एक पूरा एयरक्राफ्ट भर के नेपाल को भेजा। और उसके पहले मैंने नेपाल में ऑलरेडी अच्छा अलाइनमेंट काम किया था। 1985 में वहाँ की एक जो नेपाल की रानी है उनको मिला था, वहाँ की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भद्र कुमारी घले, उनको मिला था। वहाँ की काफ़ी NGOs में अवेयरनेस की थी कि आपको लगता है कि आपकी लड़की कुछ काम करने जा रही है, बम्बई जा रही है, लेकिन उसके 90% 95% चांस की वो रेड लाइट में फंस जाएगी। तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा अवेयरनेस नेपाल में हुआ, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बहू बेटी उधर फंस जाए जाके। राइट। तो वो दैट इज़ कॉल्ड रेस्क्यू। बेसिकली वहाँ पे वापस नहीं फंसे, जाके अपने अपने घर में रिहेबिलिटेट हो जाए। सो ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस आते थे? बहुत बार केसेस आते हैं। ओके, अभी भी आते हैं ऐसे केसेस? अभी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक बॉर्डर एज होती है 16 to 18, और नेपाल की लड़कियां ऐसे दिखने में छोटी भी दिखती है। तो 22-25 साल की होगी तो भी 18-17 की दिखेगी। तो उसका बेनिफिट लेके कुछ करते होंगे। लेकिन मैंने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के 3-4-5 स्रोत थे। एक था नेपाल से लेके आना या बांग्लादेश से लेके आना, दूसरा था देवदासी प्रथा, जो देवी के नाम पे लड़की छोड़ के उसको लेके आना, तीसरा होता था कि कोई लड़की किधर से किडनैप करके लाके बेच दे, चौथा था कि फेक मैरिजेस, मैरिज कर लिया, बाद में दूसरी मैरिज करके वो डाउरी ले ली, ये उसको छोड़ दिया। तो ऐसे 4-5। और सेक्स वर्कर की बेटी ऑलमोस्ट 100% सेक्स वर्कर बनती थी एक ज़माने में। अब वो उनको
उनके उनके माँ के नाम से स्कूल में एडमिशन मिलना, वो सब चालू होने की वजह से एजुकेशन हो गया, वो बाहर निकल गई और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी ढंग से कम हो गया। वाह! सर हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, आपने मुझे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग बताई जिसमें आपने सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ में एक कैंपेन चलाया था, जिसमें फादर्स का तो पता नहीं था, बट सेव आवर मदर्स इस पे आपने कैंपेन चलाया था। ये क्या चीज़ थी सर? 1991 में वर्ल्ड एड्स डे ने काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी, अभी भी है, लेकिन उस समय तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी कि दुनिया में सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। तो हम लोग हमेशा कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम करना ताकि वो लोगों को हार्ड हिटिंग मैसेज जाए। तो मुझे हमेशा एक टीस रहती थी कि इन इलाकों में ये बेचारे माँओं को बच्चे हैं, उनके फादर का पता नहीं, क्योंकि फादर कोई भी समाज में का कोई भी इंसान हो सकता है, और माँ बच्चों को नीचे ही कॉट के नीचे रख के उनको कभी अफीम की गोली दे दे, कभी कुछ दे दे, सुला दे, और उनका धंधा चलता था। तो हमने एक कैंपेन बनाया कि सेव आवर मदर्स, कि दुनिया वालों मुझे अनाथ मत बनाओ, हमारे माँ के साथ कंडोम के साथ पेश आओ। तो ऐसे स्लोगन बनाया हमने। तो वो जब स्लोगन बना वो सबको बहुत हिटिंग लगा, और कुछ क्रिटिक भी थे कि आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कंडोम दे दिया। बोला आओ आप किताब दो उनके हाथ में, आपको किसने रोका है? क्योंकि आपको किताब देना नहीं है और हमको उनको बचाना है, तो ये हमारे पास तरीका है। तो वो कैंपेन CST स्टेशन के पास हमने वर्ल्ड एड्स डे के पहले दिन 30 नवंबर को रखा था, और वो हिट हुआ, और वो सब अखबारों में फ्रंट पेज में आया था, और वर्ल्ड के 10 टॉप कैंपेन के अंदर उसका नाम आया था, सेव आवर मदर्स कैंपेन। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करने के लिए, बिकॉज इट्स लिटरली अ प्रिविलेज कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और इतना कुछ जान पा रहा हूँ। सर आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। आई एम श्योर कि जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपको इस वजह से हेट भी दिया कि आप बच्चों के हाथ में कॉन्डम्स दे रहे हो, और आपका जो HIV एड्स के लिए जो काम था, आपका सेक्स वर्कर्स के लिए जो उनकी हेल्प करना था, अवेयरनेस स्प्रेड करना था उनके कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा आपको बैकलैश भी मिला होगा। आपको बैकलैश शायद सोसाइटी से मिला हो, शायद गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, शायद कुछ मेडिकल वर्कर्स की वजह तरफ से मिला हो। तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि समाज का एक नज़रिया होता है और समाज उसको उस ढंग से देखता है। ये अगर बैकलैश कंटिन्यू है तो हमारा फेलियर है, हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, और पहली बार सेकंड टाइम बैकलैश है तो कोई गलत बात नहीं है, वो नॉर्मल है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने गवर्नर जो महाराष्ट्र के, उनको चर्चगेट पर एक हमारे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया। तो इनाग्रेशन के समय वहाँ पे चर्चगेट स्टेशन पे, जहाँ पे रोज़ाना 10 लाख 11 लाख लोग आते हैं, 1 लाख लोग एग्जीबिशन देखते हैं हमारा, तो एक स्ट्रीट प्ले था। वो स्ट्रीट प्ले मेरे दोनों डॉटर ने किया था। अभी दोनों डॉटर डॉक्टर्स है। उस समय वो एक 11 साल की थी, एक 7 साल की थी। जब उन्होंने स्ट्रीट प्ले किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया, गवर्नर खड़े रह के देख रहे हैं, और स्ट्रीट प्ले होने के बाद में मेरी डॉटर्स कंडोम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी उधर। तो गवर्नर ने बोला यार ये व्हाट आर यू डूइंग? सर क्या गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं आप छोटे बच्चों का। बोले सर क्या कर रहे हो? वो बच्चों की यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहे, के लिए जो अडल्ट लोग खड़े हैं उनको अवेयरनेस किया है। तो अवेयरनेस के बाद में होता है कि उसको इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट देना, खाली अवेयरनेस करके वहाँ मामला ख़त्म नहीं हुआ कि भाई आपको कुछ करना है तो कम से कम ये लेके जाओ, प्रोटेक्शन की चीज़ है। अगर बोला हमको हेलमेट का अवेयरनेस करने के लिए शर्म नहीं है, बारिश में जाना है छाते का अवेयरनेस करने में शर्म नहीं है, रेनकोट के अवेयरनेस में शर्म नहीं है, जूते पहनने के बाद में अगर फंगस इन्फेक्शन नहीं होना, सॉक्स पहनने के लिए अवेयरनेस करने की शर्म नहीं है, तो ये भी उसी ढंग का है, प्रोटेक्शन है। तो लोगों में जो धारणा है तो ये कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना है। ये ब्रेकिंग द आइस होता है ना, स्टार्टिंग में एक ही बार लगता है ना ये क्या बात कर रहा है, लेकिन बाद में तो लगता है ये सही बात कर रहा है। तो मैंने जब कुछ बात करता हूँ इन्हें सेक्स के बारे में, कंडोम के बारे में, मैंने देखा है कि 5 साल की उम्र से लेकर 95 की उम्र के लोगों तक की आंखें उधर जाती है और कान उधर जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, काम की बात बोल रहा है। इसका मतलब ये चीज़ हर एक के इंटरेस्ट की है, हर एक के प्रोटेक्शन की है, हर एक के मालूमात रहने की चीज़ है, फिर भी हम लोग शर्म करके उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये मैंने ऐसे एरिया में देखा है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग भी शर्म करते थे, अरे क्या डॉक्टर है, क्या बोल रहे हैं आप, उधर मुँह फेरते थे। तो वो अवेयरनेस करना ज़रूरी था। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे ज़िंदगी में ये सब अवेयरनेस लोगों को देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अवेयरनेस है, लोग ओपनली बात करते हैं।